Hi everyone, I am Payal, your UPSC Economy Educator, and I welcome you all on UPSC Uday Bayan Academy. So before we start, I wish everyone a happy Teachers Day, and I'm pretty sure कि आप सभी ने अपने आइडल्स को या अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को आपने जरूर विश करा होगा, because they are the one who are helping you in your preparation, और उन्हीं की वजह से आप ये एग्जाम जो है वो क्रैक कर पाएंगे. सो आई एम वेरी श्योर कि आज सुबह या फिर आपने कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट जरूर भेजा होगा या फिर आपने उनको विश जरूर करा होगा. सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पुराने लेक्चर को कंटिन्यू करके है, क्योंकि पुराने हमने लेक्चर में नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस देखी थी, एक लेमन लैंग्वेज में हमने समझा था. सो आज के वीडियो में टेक्निकल टर्म्स जो है दैट आर रिलेटेड टू नेशनल इनकम, फॉर एग्जाम्पल हमारा जीडीपी है, जीएनपी है, तो आज के वीडियो में आज का वीडियो जो है वो बहुत ही प्रिसाइज रहने वाला है और हम एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज जीडीपी, बिकॉज जीडीपी में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है और आई डोंट वांट कि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स को इकट्ठा करके एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन हो, क्योंकि जीडीपी जो है वो अलग चीज है, जीएनपी अलग चीज है, हमारा नेशनल इनकम जो है दैट इज अ सेपरेट वर्ड, और बहुत सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं दैट आर रिलेटेड टू नेशनल इनकम, इन सबको सेपरेट करके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स को भी समझ आएगा या फिर आपको लर्न करने में या फिर अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा. तो आज के वीडियो में हमारा जीडीपी जो है हम कवर करेंगे, इसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स कवर करेंगे या क्या क्या चीजें रिलेटेड है जीडीपी के और ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है, मतलब हाउ इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. एंड यस ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, तभी हम इन चीजों को जो है रिवाइज कर रहे हैं, फिर यू कैन से कि हम इन चीजों को आपको लर्न करवाने का ट्राई कर रहे हैं, फिर आपको उस कॉन्सेप्ट समझ आए उस चीज का जो है हमारा प्रयास है. तो लेट्स सी व्हाट इज जीडीपी. सो जीडीपी व्हिच इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये सभी को पता है डेफिनेशन या फिर जो बोलो कि इसकी फुल फॉर्म, जीडीपी की फुल फॉर्म सभी को पता है, दैट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बट हैव यू एवर सीन कि तीन वर्ड्स हैं, इनको बाइफोकेट करके पढ़ते हैं, ग्रॉस अलग है, डोमेस्टिक अलग है और प्रोडक्ट अलग है. तो वर्ड क्या बोलता है? जीडीपी इन इटसेल्फ व्हाट सेज? तो प्रोडक्ट है दैट इज रिलेटेड टू तीन वर्ड्स है, सी, ग्रॉस है, डोमेस्टिक है और प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट से तो पता लगा कि यहाँ पे किसी ना किसी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की बात हो रही है. बट ग्रॉस और डोमेस्टिक क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन. अगर हम इसको मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बिकॉज जीडीपी इज अ मैक्रो वर्ड, तो डोमेस्टिक यहाँ पे क्या हुआ? दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द नेशन. वेयर ग्रॉस क्या हुआ? ग्रॉस दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग. अब हम ग्रॉस इनकम या फिर अपना नेट इनकम देखते हैं, जो हमारे पापा की सैलरी आती है, मम्मा की सैलरी आती है, तो उसमें रहता है ना, पापा एंड मम्मा लोग बोलते हैं कि ग्रॉस इनकम है, नेट इनकम मेरी इतनी है. तो ग्रॉस इनकम क्या है? दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग. तो इससे हमें क्या पता लगा कि देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, बट दैट इज ग्रॉस इन नेचर. सो वर्ड ने ही बहुत कुछ बोल दिया. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. So it's a total monetary value of all goods and services that is produced within the country's borders over a specific period of time. तो डेफिनेशन तो हमने पढ़ी, बट यू सी हमने पहले ही इस वर्ड को डिकोड कर लिया. तो आप जब भी कोई डेफिनेशन या फिर कोई भी वर्ड देखते हो, ट्राई बिफोर यू रीड द मीनिंग या फिर बिफोर यू रीड द डेफिनेशन, उस वर्ड को डिकोड करने का ट्राई करो, जैसे हमने इस जीडीपी या फिर इस मीनिंग में करा, क्योंकि ये जो मीनिंग है दैट इज सेम, मीनिंग जो है वो सेम है, बट वर्ड को कैसे आप डिकोड करते हो दैट मैटर्स. अब यहाँ पे एक जो वर्ड है जो हमने ऊपर डिस्कस नहीं करा, वो क्या है? यूजुअली 1 ईयर. अब 1 ईयर कौन सा रहता है यहाँ पे? विच इज फिस्कल ईयर. अब यू विल आस्क मी कि मैम फिस्कल ईयर क्या है? तो देखो दो तरह के हैं. फर्स्ट तो हमारा रहता है कैलेंडर ईयर, विच इज 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक. बट हमारा फिस्कल ईयर क्या है? तो फिस्कल ईयर है हमारा अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक. 31 मार्च तक हमारा क्या रहता है? फिस्कल ईयर. तो हमारा जो कैलकुलेशन होता है जीडीपी का, वो किस में रहता है? फर्स्ट ईयर से लेके 31 मार्च के बीच बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती है, फिर जो प्रोडक्शन होती है, जो डेटा है, उसके अंदर अंदर हम उसको कैलकुलेट करते हैं.
और ये जो डेटा निकलता है हमारे जीडीपी का दैट इज ऑन क्वार्टरली बेसिस, क्योंकि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा अभी एक रीसेंट न्यूज थी जिसमें हमारा Q1 का जीडीपी का डेटा निकला है। तो हमारे डेटा कैसे निकलता है इन 4 क्वार्टर्स। हमारे साल में कितने क्वार्टर्स रहते हैं 4 क्वार्टर्स, और क्वार्टर का मीनिंग क्या है 3 मंथ्स, जिसमें 3 मंथ्स इंक्लूडेड रहते हैं उनको बोलते हैं। एंड नॉट ओनली 3 मंथ्स, 3 पार्ट्स भी आप बोल सकते हो, क्योंकि 3 पार्ट्स जब इंक्लूडेड रहते हैं मतलब एक फुल सर्कल का 1/3 इज अ क्वार्टर। तो जब 3 मंथ्स इंक्लूडेड रहते हैं दैट इज नोन एज अ क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर है हमारे साल में, ठीक है। और 4 क्वार्टर्स में कैसे फॉलो होता है ये, वी फॉलो फ्रॉम अप्रैल टू 31st ऑफ मार्च। तो यहाँ पे कैसे रहता है हमारा पहले 3 मंथ्स 1 अप्रैल से लेके 30th जून तक का डेटा इज फर्स्ट क्वार्टर। उसके आगे 1 जुलाई से लेके 30th सितंबर तक हमारा सेकेंड क्वार्टर है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा अक्टूबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हमारा क्या हुआ थर्ड क्वार्टर। और उसके आगे क्या है हमारा जनवरी से लेके मार्च तक हमारा हुआ फोर्थ क्वार्टर। तो हमारे 4 क्वार्टर्स में हमारा जो जीडीपी का डेटा है वो निकलता है, और इन क्वार्टर्स में हमें पता लगता है एंड देन वी कंपेयर कि जो पुराने साल का इस क्वार्टर का डेटा था उस अकॉर्डिंग हमारे इस बार जीडीपी में ग्रोथ ज्यादा हुई है या कम हुई है। एंड वन थिंग आई वांट फ्रॉम यू पीपल कि अगर आपने न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो यू टेल मी कि इस बार जो Q1 का डेटा था वो कैसा था, वाज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या फिर जो इकोनॉमिस्ट है या फिर आरबीआई का क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेके, या फिर मतलब कैसा है ये इंक्रीज हुआ है ये डिक्रीज हुआ है, हमारी जो जीडीपी का ग्रोथ है वो इज इट रियली ग्रोइंग या फिर इसमें कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है। तो दिस इज अ टास्क फॉर यू, यू आर गोइंग टू टेल मी दिस। ओके, हमने एक देखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी, हमने यहाँ पे वर्ड देखा था ना कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जो प्रोडक्शन होती है वही चीज जो है वो जीडीपी की कैलकुलेशन में काउंट होगी। बट डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब है कि जो बाउंड्रीज है सिर्फ उसके अंदर अंदर, बट हमारा तो साइड में इंडियन ओशन भी है, हमारे वाटर बाउंड्रीज भी है, या फिर हमारा स्काई भी है। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूडेड रहती है। तो फर्स्ट इज आर जोग्राफिकल बाउंड्रीज, ऑफ कोर्स जो हमारी बाउंड्रीज हैं इंडिया की दैट इज इंक्लूडेड इन इट। नेक्स्ट क्या है हमारे टेरिटोरियल वाटर्स, बिकॉज हमारे साइड में जो है इंडियन ओशन भी है। तो टेरिटोरियल वाटर्स में क्या इंक्लूड होगा एरिया वाटर एक्सटेंडिंग अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। तो इसमें क्या रहेगा एरिया वाटर दैट इज एक्सटेंडेड कोस्ट से लेके हमारा जो 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा जो डिस्टेंस रहेगा उसके अंदर अंदर हमारी जितनी भी बाउंड्री है दैट कम्स अंडर द बाउंड्री ऑफ इंडिया। एयर स्पेस जो हमारी बाउंड्री के ऊपर ऊपर जितना भी हमारा कंट्री की लैंड या फिर वाटर के ऊपर ऊपर उस ज्यूरिसडिक्शन में जितना भी हमारा एरिया कवर होता है दैट कम्स अंडर कंट्रीज बाउंड्री। नेक्स्ट इज एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स। तो एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स में क्या आएगा कि फॉर एग्जाम्पल किसी फॉरेन एम्बेसी या फिर कोई फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में काम करती है, या फिर हमारी इंडियन एम्बेसी कोई किसी बाहर वाली कंपनी में काम करती है। तो क्या होगा कि जो हमारी फॉरेन कंट्री है, क्या अगर कोई फॉरेन कंट्री की एम्बेसी हमारे इंडिया में काम कर रही है तो जो पैसा वो जनरेट कर रही है, फिर जो प्रोडक्शन वहां पे हो रही है उससे पैसा जो जनरेट हो रहा है, तो वो क्या हमारे इंडिया में रहेगा या फिर वो बाहर वाली कंट्रीज को जाएगा। तो द आंसर इज अगर कोई फॉरेन की एम्बेसी हमारी इंडिया में काम कर रही है तो उसका जो गुड्स एंड सर्विसेज से जो पैसा जनरेट होता है दैट विल गो टू फॉरेन कंट्रीज ओनली। बट अगर कोई इंडियन एम्बेसी किसी फॉरेन कंट्री में बैठ के काम कर रही है तो वहां पे बैठ के जो प्रोडक्शन हो रही है उससे जो पैसा जनरेट होगा वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। नेक्स्ट इज फॉरेन मिलिट्री बेसिस। और अगर कोई हमारे इंडिया का मिलिट्री बेस किसी फॉरेन कंट्री में बैठ के काम करता है या फिर किसी फॉरेन कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, वहां पे अपने सर्विसेज दे रहा है, तो उसका भी जो भी इकोनॉमिक कॉस्ट है वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। तो ये हमने बात करी डोमेस्टिक टेरिटरी की कि डोमेस्टिक टेरिटरी है, बट किस तरीके की डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। नेक्स्ट थिंग इज कि जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ मेथड रहता होगा ना। हम ऐसे तो नहीं है कि जो भी प्रोडक्शन हुई है हम उसको काउंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मेथड्स के थ्रू हम काउंट करते होंगे। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जिसमें से पहला है हमारा प्रोडक्शन अप्रोच वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, जिसके 2 नाम है। पहला है हमारा प्रोडक्शन अप्रोच
और इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। तो it measures GDP by summing the value that is added at each stage of production of for a final goods and services. एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग रिलेट करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के वीट का एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लीजिए फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करा है, ठीक है। अब वो वीट का जो प्रोडक्शन हुआ है अब उसको फ्लावर में कन्वर्ट करने के लिए वो मिलर को भेजेगा, ठीक है। तो जब फार्मर ने उसको मिलर के पास भेजा टू कन्वर्ट इट इन फ्लावर, तो वहां पे कितना कॉस्ट ऐड हुआ? 10,000 का। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो कितना ऐड हुआ? 10,000। whereas जब मिलर ने उसको फ्लावर में कन्वर्ट करा, ठीक है, मिलर ने उसको फ्लावर में कन्वर्ट कर लिया, बट मिलर अपने पास फ्लावर रख के क्या करेगा? उसको आगे बेचनी है वो चीज, ठीक है। तो हम लेते हैं कि लेट्स से उसने बेकर को बेच दिया, ठीक है। जो फ्लावर है वो अब यूज होगा इन द प्रोडक्ट इन बेकिंग केक। तो उसने क्या करा? उस फ्लावर को बेकर को बेच दिया और उसने बेचा लेट्स से 20,000 का, ठीक है। अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो उसने बेचा 20,000 में। तो यहाँ पे जो कॉस्ट एडिशन हुआ वो कितने का हुआ? 10,000 का, क्योंकि फार्मर ने मिलर को बेचा था 10,000 का, देन मिलर ने आगे उसको बेकर को बेचा कितने का? 20,000 का। तो बीच में जो वैल्यू एडिशन है वो कितने का हुआ? 10,000 का। फिर बेकर ने क्या करा? उसने प्रोडक्शन करी उस फ्लावर से केक की, ठीक है। बट अब केक तो वो अपने पास नहीं रखेगा, वो अगेन कस्टमर को बेचेगा बिकॉज दैट इज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो कस्टमर को बेचते टाइम उसने उसकी कॉस्ट कितनी लगाई? लेट्स से 30,000, ठीक है। 30,000 कॉस्ट लगाई। अब अगेन यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ इसमें और इसमें? 10,000 का, क्योंकि मिलर ने बेकर को कितने का बेचा था? 20,000 का। और अब बेकर जो है वो कस्टमर को कितने का बेच रहा है? 30,000 का। सो इसमें वैल्यू एडिशन हुई 10,000 की, ठीक है। अब ये तो है फाइनल प्रोडक्ट निकल गया, क्योंकि नेशनल इनकम में जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम में किसकी कैलकुलेशन होती है? फाइनल प्रोडक्ट की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इंश्योर कि आप पहले वो वाला वीडियो देखो, फिर इस कॉन्सेप्ट को समझो, आपको ज्यादा रिलेटेबल लगेगा और इजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो किसकी कौन सा जो प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट है जिसकी कैलकुलेशन जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो ये तो रहा हमारा केक फाइनल प्रोडक्ट जिसको कंज्यूमर ने कंज्यूम करा। बट इसमें एडिशन कितना हुआ? तो पहले तो फार्मर ने उसको बेचा 10,000 में, ठीक है, वो हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट फार्मर ने बेचा था मिलर को कितने में? 10,000 में, और उसमें वैल्यू एडिशन कितनी हुई थी? 10,000 की। तो इसमें हम फिर 10,000 ऐड करेंगे। और जब बेकर ने कस्टमर को बेचा तो उसमें वैल्यू एडिशन कितनी हुई थी? 10,000 की। तो ये जीडीपी में कितना इंक्लूड होगा? 30,000। तो हमारी जीडीपी क्या होगी? 30,000। तो इस तरीके से जो वैल्यू एडिशन है हर एक स्टेज पे उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर हम वैल्यू एडिशन ही ऐड करते हैं। वी इंश्योर कि 30,000 10,000 प्लस 20,000 30,000 इस तरीके से ऐड ना हो, बिकॉज ये ऐड होकर कितना हो जाएगा? 60,000। और जब ये 60,000 की हम एडिशन करेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। वो क्या है? दैट इज डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ क्या ऐड करते हैं? वैल्यू एडिशन। या फिर तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? वैल्यू एडेड दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट की गुड्स की जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करा जाता है सो दैट डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करा जा सके। तो ये जो है हमारा है प्रोडक्शन मेथड या फिर जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। सेकेंड हमारा जो मेथड है जिससे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं वो है फैक्टर इनकम मेथड। अब फैक्टर इनकम क्या बोलता है? तो वी ऑल नो कि इकोनॉमिक्स में वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बट उन चीजों पे कुछ ना कुछ तो अमाउंट मिलता होगा या फिर उन चीजों की कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगी। अब जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। तो लैंड जब हमने खरीदी है प्रोडक्शन करने के लिए तो क्या आप उस पर रेंट नहीं देते हो? या फिर कैपिटल है, क्या आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है? या फिर एंटरप्रेन्योर हो अगर आप तो आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है। तो जो कॉस्ट है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम मेथड से
हम जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इट कैलकुलेट्स जीडीपी बाय एडिंग ऑल इनकम्स दैट इज अर्न्ड बाय इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस इन द इकोनॉमी फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। मैंने आपको बताया कि हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड पे हमें क्या मिलता है? रेंट, ठीक है, रेंट इज इंक्लूडेड। लेबर पे हमें क्या मिलता है? हम लेबर को क्या देते हैं? वेजेस, तो वेजेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल पे क्या मिलता है? हमें इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। प्लस अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपको जो पैसा मिलता है दैट इज नोन एज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो इस बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं हमारा जीडीपी पे, किसको कंसीडर करके? हमारे फैक्टर इनकम को कंसीडर करके। तो इसमें देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस मेथड। पहला है हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें क्या आएगा? इट इंक्लूड्स सैलरीज एंड वेजेस टू वर्कर्स अलोंग विद एडिशन बेनिफिट्स सच एज बोनस हो गया, या फिर हमारा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है टू सोशल सिक्योरिटी। तो ये सब चीजें इंक्लूडेड रहती हैं हमारी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इसमें क्या आएगा हमारा? द इनकम दैट इज अर्न्ड बाय बिजनेसेस व्हिच इंक्लूड्स प्रॉफिट्स एंड रेंट रिसीव्ड, ठीक है। ये कंपोनेंट्स जो है इनका वैल्यू एडिशन करके ही हमारे पास वैल्यू निकलती है जीडीपी की। तो ये जो है कुछ कंपोनेंट्स हैं। 2 कंपोनेंट्स तो हमने देख लिए, तीसरा कंपोनेंट क्या है? ग्रॉस मिक्स्ड इनकम व्हिच इंक्लूड्स इनकम दैट इज अर्न्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्री। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडस्ट्री में क्या आएगा हमारा? हमने क्या पढ़ा था? एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो इसमें वो चीज इंक्लूड रहेगी। प्लस टैक्स ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स। ऑफ कोर्स हम जब भी किसी चीज की प्रोडक्शन करते हैं या फिर जब हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा कुछ ना कुछ ड्यूटी रहता है या फिर हमारा टैक्सेस रहते हैं जो हमें देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो वो चीज भी वैल्यू एडिशन है वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। इसमें किस किस तरह के टैक्सेस रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारा वैट है या फिर एक्साइज ड्यूटी है। तो ये सब जो टैक्सेस है इसका वैल्यू एडिशन रहता है। बट एक और चीज है जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एज अ वेलफेयर, वो क्या है? सब्सिडीज। तो सब्सिडीज इज समथिंग जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जब हम अपना जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कंपोनेंट्स दैट वी जस्ट रेड। हमारा क्या क्या कंपोनेंट्स है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ग्रॉस ऑपरेशन, ग्रॉस मिक्स्ड इनकम, प्लस जो हम टैक्स पे करते हैं बट इसमें से हम माइनस करेंगे हमेशा सब्सिडीज को, क्योंकि सब्सिडीज जो है वो कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। that doesn't come under market transactions, ठीक है। तो उसको एक्सक्लूड करके ऑफ कोर्स, अब ये चीज भी मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो ऑफ कोर्स अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो पहले पुराना वीडियो देखो, देन उसके बाद इस चीज को लिंक करके पढ़ो। तो सब्सिडीज जो है हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड वी हैव इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है? खर्चा। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर होता क्या है? हमारा खर्चा होता है। तो इट इंक्लूड्स GDP by calculating all the expenditure that is made by the economy on final goods and services. So you see कि जब भी कैलकुलेशन होगा सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। किसका होगा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। और इस मेथड को और क्या बोलते हैं? डिमांड मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है? डिमांड मेथड है। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो इंक्लूडेड रहेंगे? फर्स्ट इज आर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, द स्पेंडिंग बाय द हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर में क्या रहेगा हमारा? कैसे कैसे खर्चे रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारा फूड का खर्चा है, या फिर क्लोथिंग का खर्चा है, या फिर हेल्थ केयर का खर्चा है। सो ये छोटे छोटे खर्चे जो कि हाउस होल्ड के द्वारा होते हैं, इनको हम इंक्लूड करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। सेकेंड एक्सपेंडिचर वी हैव इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? spending on capital goods that will be used for future production, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किसी भी प्लांट को अगर हम किसी भी प्लांट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज आवर कैपिटल गुड। तो वो चीजें जो है इस कंपोनेंट में इंक्लूडेड रहेंगी। प्लस वी हैव इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसमें क्या क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सब चीजें किसमें इंक्लूडेड रहेंगी? हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में। लास्ट वी हैव इज नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या रहते हैं हमारे? एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को किससे सब्ट्रैक्ट करना है? इंपोर्ट्स से।
ठीक है। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये इनका नाम क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू एडिशन हम करते हैं इन कंपोनेंट्स में। तो हमारा पहला कंपोनेंट क्या था, हमारा पहला कंपोनेंट था हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद हमारा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देन वी हैव इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और लास्ट में हमारा एडिशन रहेगा नेट एक्सपोर्ट्स का। सो इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, जीडीपी की। सो यू सी हमारे पास 3 मेथड्स है जिनको यूज करके हम किसकी कैलकुलेशन करते हैं, जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं। ये तो हमने देखे हमारे पास मेथड्स क्या क्या है, बट हमारे पास सिमिलर कॉन्सेप्ट है एक जीडीपी डिफ्लेटर का। बट उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। पहला है हमारा रियल जीडीपी और दूसरा है हमारा नॉमिनल जीडीपी। अब इन सबको कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकलती है वो 2 तरह की वैल्यूज होती है, जो कि मैं आपको बताया, एक रियल जीडीपी है और एक नॉमिनल जीडीपी है। बट इनके अंदर डिफरेंस क्या है, तो जो नॉमिनल जीडीपी है दैट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, उसके अंदर इन्फ्लेशन का खर्चा रहता है क्योंकि हम उसको करंट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। वेराज जो रियल जीडीपी है वो इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड कर देता है, बिकॉज इन्फ्लेशन का कुछ ना कुछ तो इफेक्ट रहता है ना हमारी कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी पे। समझ लो कि पिछले साल किसी प्रोडक्ट की वैल्यू 20 रुपए थी, बट इस साल वो इंक्रीज हो गई है फॉर ₹2.40 से। तो उसका जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो काउंट होना चाहिए जीडीपी में कि नहीं, वो चीज कौन डिसाइड करता है, हमारा रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या है, हमारा इन्फ्लेशन का इफेक्ट प्रेजेंट है, बट इन्फ्लेशन के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रियल जीडीपी। क्योंकि रियल जीडीपी का कैलकुलेशन किस पे होता है, हमारा बेस ईयर को लेके। और हमारा बेस ईयर अब जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि हमारा बेस ईयर पहले क्या था, 2011 एंड 12 का बेस ईयर था। तो उस टाइम पे जो वैल्यू रहता था गुड्स एंड सर्विसेज का, हम उसी वैल्यू को आज के वैल्यू से कंपेयर करते थे। वेयर एज अब बेस वैल्यू जो है वो चेंज हो गया है, जो बेस रेट है वो चेंज होके किस पे आ गया है, 2016 एंड 17 पे। तो अब हम जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस थे 2016 एंड 17 में, उनको कंपेयर करते हैं आज के प्राइस से, जिससे इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। तो वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर, जो हमें क्या बताता है, इट इज बेसिकली इकोनॉमिक मेट्रिक दैट एडजस्ट नॉमिनल जीडीपी फॉर चेंजेस इन द प्राइस लेवल। क्योंकि कोई भी जब हमारे पास वैल्यू आती है तो हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू चाहिए, हमें रियल डेटा चाहिए कि जो हमारा रियल इनकम है। अगर मैं माइक्रो पर्सपेक्टिव से देखूं तो हमारी रियल इनकम क्या है, जो कि जीडीपी या सॉरी जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। जीडीपी पढ़ा रहे तो जीडीपी आ रहा है मुंह में, बट हमारे पास क्या चाहिए, हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड चाहिए। तो हमारी सैलरी भी कैसी होनी चाहिए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो उसके लिए वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि क्या एडजस्ट करता है, हमारा प्राइस, हमारा इन्फ्लेशन को। दिस अलाउज अस टू मेजर द रियल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। ठीक है, और ये क्या है, किसमें हेल्प करता है, हमारे नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करता है किसमें, रियल जीडीपी में। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा या तो इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन है मार्केट, उसके इफेक्ट को रिमूव करता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू लेके डिनोमिनेटर में हम लेंगे रियल जीडीपी की वैल्यू, इनटू 100 गिव्स अस द वैल्यू ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, और इससे हमें पता लगता है कि रियल इकोनॉमिक आउटपुट वैल्यू क्या है। Similarly, we have a concept called GDP per capita. We know कि हमने ये चीज पढ़ी भी है हमारी NCERTs में कि per capita income क्या है। तो similarly we have a concept called GDP per capita. तो GDP का per capita का फॉर्मूला क्या है, it is GDP divided by total population, जीडीपी या फिर हमारा टोटल पॉपुलेशन की जीडीपी से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। सिमिलरली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, और हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं दैट आर रिलेटेड टू जीडीपी ओनली। सिमिलरली हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम जीएनआई बोलते हैं या फिर कोई और कॉन्सेप्ट है विच आर टेक्निकल इन नेचर ऑफ कोर्स। तो आज के हमने वीडियो में कवर करा है सिर्फ जीडीपी का कॉन्सेप्ट। और जीडीपी में एक और चीज क्या आती है, जीडीपी ग्रोथ रेट। तो इट इज अ रेट एट विच कंट्रीज जीडीपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। और इसका फॉर्मूला क्या है, it is a GDP in current year minus GDP in previous year upon GDP in previous year into 100। तो जब हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को, तो हमें उससे पता लगता है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने देखे दैट आर रिलेटेड टू जीडीपी। बट हमने तो सब अच्छी अच्छी बात करी जीडीपी के बारे में, बट इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगी।
तो लिमिटेशंस देखते हैं हमारे पास लिमिटेशंस क्या क्या है। तो पहली लिमिटेशन हमारे पास है, इट इंक्लूड्स नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब नॉन मार्केट एक्टिविटीज में क्या आता है? अच्छा, मार्केट एक्टिविटीज में क्या आएगा? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज में क्या आएगा, जिनका कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन रहता है मार्केट में, जिनका कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू है। बट नॉन मार्केट में क्या आएगा? जैसे हमारा हाउस होल्ड वर्क है, ठीक है, हमारा घर का काम, हमारा घर का कोई भी काम है, बर्तन साफ करना है, घर का कोई भी, घर को मैनेज करने में जो मतलब घर को जब हम मैनेज करते हैं, हम वो काम कर रहे हैं, उसके लिए वो दैट इज नॉट अ मॉनेटरी, दैट डजंट जनरेट अ मॉनेटरी वैल्यू। सो नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो है उसको वो जीडीपी की कैलकुलेशन में काउंट नहीं होती है। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। सेकंड क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, फॉर से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो इट डजंट मीन कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में दैट इज इक्विवेलेंट, मतलब हैव एंड हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो हमारा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज इक्विवेलेंट इन एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हो सकता है कि रिच के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, और हो सकता है जो पुअर पीपल है वो और ज्यादा पुअर हो रहे हो। सो दिस इज ऑल्सो द केस कि जीडीपी का ये एक लिमिटेशन है कि अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है डजंट मीन कि हमारे इनकम इक्वालिटी है, हमारी सोसाइटी में जो है वो इनकम इक्वालिटी है, मतलब हमारा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेसेसरी नहीं है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर है। नेक्स्ट वी हैव इज एनवायरमेंटल कॉस्ट। सो ऑफ कोर्स जीडीपी बढ़े या कम हो, हमारा उसका कोई भी इम्पैक्ट, हमारा उसमें कोई भी जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है दैट इज ऑफ कोर्स एडेड, क्योंकि जीडीपी की कैलकुलेट जब हम किसी भी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस पर इन्वायरमेंट को भी हार्म हो रहा है। बट जीडीपी जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है वो कभी भी ऐड नहीं करती, एंड दिस इज हार्मफुल बिकॉज इन्वायरमेंट को साथ में चलाना या फिर एनवायरमेंट को कंसीडर करके प्रोडक्शन करना इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड या फिर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे जीएनआई का कॉन्सेप्ट, या फिर हमारे और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं दैट आर रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो ये हमारा वीडियो था जीडीपी के ऊपर। आने वाले वीडियोस में हम और भी कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे। एंड बिफोर यू लीव आई वुड रिकमेंड कि पुराना वीडियो पहले देखो, उसके बाद इन चीजों को लिंक करके पढ़ो, क्योंकि हम एक एक कॉन्सेप्ट करके लेकर आएंगे जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा कॉन्सेप्ट का। सो थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और इसका लिंक, इसका पीडीएफ चाहिए तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।